जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेन पिंग मिस चेन को उसके एंसेस्टर के ग्रेव तक पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर वांग अपने डिसाइपल लियार से कहने लगे कि अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है तो लॉर्ड जैंग के साथ मुकाबला करो, वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो लियार सीधे जाकर लॉर्ड जैंग के सामने फाइट करने पहुंच गया। इन दोनों में हमें बेमिसाल किस्म की फाइट देखने को मिली। मामूली सी दिखने वाले लियार ने लॉर्ड जैंग को एक तगड़ी टक्कर दी थी, जिसके चलते लॉर्ड जैंग बुरी तरह से घायल होकर रिवर के बॉटम में जाकर पटक गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से, जहां पर लॉर्ड जैंग ने हजारों लाशें बिछा दी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहने लगा, किल द इमॉर्टल्स, किल ऑल द जीनियस एंड देन बिल्ड द डेली डायनेस्टी। वो देखता है कि उसने अपने सामने लाशों का अंबार लगा दिया है। उसे पता था कि उसने इतने लोगों की जान ली है कि बदले में कभी उसे माफी नहीं मिलेगी। और तभी लॉर्ड जैंग के सीने में एक स्पीयर आर पार धंस जाता है। दरअसल ये अटैक एक छोटे बच्चे ने किया था। वो बच्चा तो ये देखकर डर गया कि लॉर्ड जैंग पर उसके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। वहीं पर लॉर्ड जैंग इवल स्माइल करते हुए स्पीयर को तोड़कर अपने हाथ में लेता है और फिर उसने बड़ी ही बेरहमी के साथ उस बंदे को उसी की स्पीयर से खत्म कर दिया। ये नजारा देखकर तो वहाँ मरे हुए लोगों की रूहें चिल्लाने लगी। वो लॉर्ड जैंग से कह रहे थे कि तुम एक नंबर के घिनौने इंसान हो। तुमने एक 12 साल के बच्चे को मार दिया। तुम उस बच्चे को माफ कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे अंदर कोई रहम या पछतावा नहीं। तुम तो बस इंसान के भेष में एक शैतान हो। उनकी ये सारी बातें सुनकर लॉर्ड जैंग हंसने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी इवल एनर्जी को भी एक्टिवेट कर दिया, जो कि सीधे रिवर के बॉटम में जाकर लॉर्ड जैंग को हील कर रही थी। लॉर्ड जैंग कह रहा था कि बेरहम मैं नहीं बल्कि जंग का मैदान है। वहाँ कभी कोई किसी पर रहम नहीं दिखाता, मगर फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। चाहे वो शैतान हो या इंसान, दोनों मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैंने बैटल ग्राउंड पर खून की नदियाँ बहा दी। मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो बस एक वॉरियर हूँ, जिसका काम है बैटल ग्राउंड पर जाके दूसरों को मारो या फिर खुद मारी जाओ। हजारों सालों पहले भी इस दुनिया का यही नियम था और आज भी वही है। वहीं पर लियार देखता है कि लॉर्ड जैंग ने एक इवल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। और उसी वक्त लॉर्ड जैंग इवल पावर का यूज करते हुए रिवर के बॉटम से बाहर आने लगा। वो कहने लगा कि हजारों सालों से आज तक कोई मेरी जगह को क्लेम नहीं कर पाया। डेली डायनेस्टी का मैं सबसे पावरफुल योद्धा हूँ। मैं हूँ द फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट, इसलिए मुझे हल्के में मत ले। वहीं पर लियार लॉर्ड जैंग की एनर्जी को भापते हुए कहने लगा कि ये तो जिंदा लोगों की एनर्जी है ही नहीं। आखिर इस बंदे के पास मरे हुए लोगों की पावर कहाँ से आ गई? अब लियार के ऐसे सवाल सुनकर लॉर्ड जैंग जोर जोर से हंसने लगा और उसी वक्त लियार बड़ी तेजी के साथ जाकर उन पर पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड जैंग एक ही सेकंड में वहाँ से हटकर उसके पीछे आ गए और फिर उन्होंने बड़ी ही तेज तर्रार लात के साथ लियार पर हमला कर दिया। लियार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लॉर्ड जैंग के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लॉर्ड जैंग की पावर ने तो रिवर को 2 हिस्सों में काट दिया। वहाँ पर एक गैप सा बन गया था। वहीं पर हम लियार को देखते हैं, जो कि लॉर्ड जैंग की लात खाने के बाद भी अभी तक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और तभी लॉर्ड जैंग उस पर एक और अटैक करने पहुंच गए, मगर लियार ने जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड जैंग के मुक्के को काउंटर कर दिया। और अब उन दोनों में जबरदस्त बैटल शुरू हो गई। वो लोग फाइट करते हुए पानी के बहाव से दूर आ गए, जहाँ आते ही लॉर्ड जैंग ने लियार पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। लॉर्ड जैंग के उस शानदार पंच ने लियार को खून की उल्टियाँ करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद लॉर्ड जैंग ने अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्स का यूज करते हुए उस पर 2-4 अटैक और कर दिए। वह लियार भी नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए वो भी लॉर्ड जैंग की लात को पकड़ते हुए सीधा उनके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर देता है। वो कह रहा था कि तुम इस डिमोनिक एनर्जी का यूज करके मुझे हरा नहीं सकते, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड जैंग पर हमले करना शुरू कर देता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों भिड़ गए। वो एक दूसरे के अटैक को काफी अच्छे से टैकल कर रहे थे, जिससे रिवर में बहुत ही पावरफुल आरा रिलीज होने लगी। इन दोनों ने फाइट करके वहाँ का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। उतने में ही लियार लॉर्ड जैंग के हाथ लग जाता है, तो उसे घुमाते हुए बड़े स्टाइल के साथ पत्थर पर फेंक के मार देते हैं। मगर लियार ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से लॉर्ड जैंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वेल, इन दोनों की फाइट चल रही थी रिवर के बॉटम में। लॉर्ड जैंग ने अपनी पावर की मदद से पानी को 2 हिस्सों में काट दिया था, जो देखकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी की याद
याद आती है। वेल इधर इन दोनों ने भी एक दूसरे पर जोरदार लात हिट कर दी थी, मगर लॉर्ड ज़ैंग बड़ी आसानी के साथ लियार को ऊपर उड़ा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि लियार अब हार मान ही लेगा, मगर ऐसा नहीं होता। उल्टा उसने तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट कर दी थी, जो कि लॉर्ड ज़ैंग को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगी। मगर लॉर्ड ज़ैंग अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए उस लहर को चीरते हुए सीधा लियार के पास पहुँच गए। वो लियार को दबोचते हुए सीधा अपने साथ पहाड़ों की तरफ ले जाने लगे। वो दोनों पहाड़ों को चीरते हुए भी फाइट कर रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे को मारने के चक्कर में न जाने कितने ही पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। मगर उसी वक्त लियार लॉर्ड ज़ैंग को दबोच लेता है। वो लॉर्ड ज़ैंग को अपने हाथों से घसीटते हुए काफी दूर ले जाने लगा, जिसके बाद उन्हें गोल गोल घुमाते हुए सीधा पहाड़ पर पटक देता है, मानो कोई इंसान ना होकर गेंद हो। और उसी वक्त हम एक भयानक नजारा देखते हैं। दरअसल लियार ने जब लॉर्ड ज़ैंग को फोर्सफुली उस पहाड़ पर फेंक के मारा, तब उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए और उसी में से एक टुकड़े को लॉर्ड ज़ैंग ने अपने हाथ से उठा लिया था। वो लियार पर उसी पहाड़ से अटैक करने की फिराक में थे, जो देखकर लियार ने भी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो अपनी पावरफुल हेवनली टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस पहाड़ को चीरकर उसके अंदर दाखिल हुआ। अभी दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। और गाइस ये फाइट चल रही थी माउंटेन के अंदर, जो कि मैंने आज तक किसी एनिमे में नहीं देखा था। और अब हम देख पाते कि लियार लॉर्ड ज़ैंग पर पंच हिट करने वाला है, मगर लॉर्ड ज़ैंग ने उसका हाथ मरोड़ दिया। तो लियार जल्दी से उन पर एक लात मारते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर लॉर्ड ज़ैंग ने बड़ी तेजी से आकर उसे दबोच लिया था। और अब लॉर्ड ज़ैंग ने लियार पर लगातार हमले करना शुरू कर दिए, जिससे तो वहाँ मौजूद पहाड़ों की ऐसी की तैसी हो गई थी। अब लॉर्ड ज़ैंग बड़ी ही पावरफुल ब्लो के साथ लियार को जमीन पर पटक देते हैं, मगर वो बंदा तो उससे दुगनी तेजी से ऊपर उठ गया था, जिसके बाद वो भी लॉर्ड ज़ैंग को नीचे पटक देता है। अब इससे पहले कि वो लॉर्ड ज़ैंग को खत्म कर पाए, लॉर्ड ज़ैंग ने दोबारा से फाइट बैक शुरू कर दी। गाइस ये दोनों भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये दोनों एक दूसरे की पावर को आजमा रहे थे कि तभी लियार लॉर्ड ज़ैंग से कहता है कि देखता हूँ तू मेरा ये पंच कैसे संभाल पाएगा। और उतने में ही उसने लॉर्ड ज़ैंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। हालांकि उसका कोई खास असर लॉर्ड ज़ैंग पर नहीं होता, वो तो लियार पर भी जोरदार पंचेस हिट कर रहे थे। और इस बार तो उन दोनों ने एक दूसरे की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी। और तभी हमें लॉर्ड ज़ैंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लॉर्ड ज़ैंग खुद को ही बता रहे थे कि लाइफ तो गुजरती रहती है, अगर तुम अपनी लाइफ में कोई ग्रेट अचीवमेंट हासिल ही ना कर पाओ तो तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं। भले ही लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन भला मुझे उनसे क्या डर। तब तक वहाँ पर इवल शैडोज का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर लॉर्ड ज़ैंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये वही लोग हैं जिन्हें लॉर्ड ज़ैंग ने जंग में खत्म किया था। वहीं पर लॉर्ड ज़ैंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हुए कहने लगे, मैं डेली डायनेस्टी का मार्शल आर्टिस्ट सॉन्ग ज़ैंग हूँ। और अभी दोनों भी एक दूसरे पर जोरदार पंच हिट कर देते हैं। वेल यहाँ पर लॉर्ड ज़ैंग लियार के साथ फाइट करते हुए अपनी इनर डीमन को भी हराने में लगे थे। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए लियार से कहने लगे कि मेरी बोन स्टील से बनी हुई है, इतनी आसानी से वो बेंड नहीं होगी। वहीं पर लियार भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था। लॉर्ड ज़ैंग कह रहा था कि मेरी मार्शल आर्ट हेवन एंड अर्थ के दरमियान खड़ी है, जिसे तुम आसानी से ब्रेक नहीं कर पाओगी। और तभी उनके माइंड स्पेस में मौजूद मॉन्स्टर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। लॉर्ड ज़ैंग और लियार ने भी फाइट करना बंद कर दी थी। लॉर्ड ज़ैंग लियार से कहने लगे कि शायद इस बार ब्रेक थ्रू करने की बारी मेरी थी। मैं तुम्हें और एल्डर वांग को थैंक यू बोलना चाहूंगा। अगर एल्डर वांग तुम्हें यहाँ नहीं भेजते तो शायद मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वो लियार से कहते हैं कि आपका मुझ पर एहसान रहा, जिस पर लियार कहने लगा अरे कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। जिसके बाद लियार वहाँ से चला गया। गाइस इन दोनों की खतरनाक फाइट का क्या मकसद था ये मैं थोड़ी ही देर में बता दूंगी। वेल तब तक हम सेंट ज़ीशांग को देखते हैं, जिन्होंने कुछ पन्नों पर ड्राइंग्स निकालते हुए अपने स्टूडेंट्स में बांट दी। वो कहते हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली इन्हें कॉपी करना है। अब 3 दिनों के बाद मैं इस ड्राइंग को चेक करूंगा। थोड़ी देर में वहाँ पर एल्डर माँ पहुँच जाती है। उन्हें सेंट ज़ीशांग से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए वो दोनों भी गो गेम खेलने बैठ गए। एल्डर माँ कहने लगे कि अकेडमी ओपन करने से पहले ही आपके मास्टर ने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आपको वो सवाल याद है? जिस पर सेंट ज़ीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ, मैं उस सवाल को कभी भी भूल नहीं सकता। तो सीनियर माँ कहने लगी कि उनका सवाल था कि बताओ हेवन एंड अर्थ जेंटलमैन क्रिएट क्यों करती है? जिस पर सेंट ज़ीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि जेंटलमैन ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो सीनियर माँ कहते हाँ, तुमने एकदम सही कहा, और एक जेंटलमैन बनाने का काम करती है हमारी एकेडमी। यहाँ का हर एक डिसाइपल तुम्हारे नक्शे कदम पर चलता है। भविष्य में उनमें से कई सारे डिसाइपल तुम्हारे जैसे ही पावरफुल होंगे। जिस पर सेंट ज़ीशांग कहने लगे कि कुछ तो मुझसे भी ज्यादा
पावरफुल हो सकते हैं, ये तो सब उनके नॉलेज पर डिपेंड करेगा। और तभी एल्डर माँ उन पर चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि स्मॉल टाउन थोड़े ही दिनों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर फिर भी तुम यहाँ के 5-6 हजार लोगों को बचाने के चक्कर में यहीं पर फंसे हो। अगर तुम यहाँ की तबाही को रोक नहीं पाए तो तुम भी इनके साथ मारी जाओगे। फिर तुम्हारी हजारों सालों की कल्टीवेशन और टीचिंग का क्या फायदा। और अब तो एल्डर माँ ने अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था। उन्हें गुस्से में देखकर सेंट जीशांग थोड़े से हैरान थे। वो कहने लगे कि मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, और अगर मैं इस काम में फेल भी हो गया तो क्या हुआ, वो लोग दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाएंगे। हालांकि सीनियर माँ उनकी बातों से बिल्कुल भी अग्री नहीं थे। उनका कहना था कि सेंट जीशांग ने टाउन छोड़कर जाना चाहिए ताकि वो अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रख पाए। एक जेंटलमैन कभी दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद की जान नहीं देता। वो तो हमेशा यही कोशिश करता है कि वो भी बच जाए और दूसरे भी उसके साथ सरवाइव करे। मगर आज सेंट जीशांग अपनी ही टीचिंग से पीछे हट गए। वो सीनियर माँ से कहने लगे कि मैं इन लोगों को मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आज के बाद एकेडमी की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना। जल्दी हमारी शानिया एकेडमी सुई डायनेस्टी में मूव हो जाएगी, और सुई डायनेस्टी के नेबरिंग कॉन्टिनेंट है ली डायनेस्टी। भले इन दोनों के दरमियान अभी तक कोई जंग नहीं हुई, मगर आज न कल ये जंग जरूर होगी, इसलिए आप थोड़ा संभाल कर रहना। सीनियर माँ ने सेंट जीशांग को टाउन छोड़ने के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो इसमें फेल हो गए। उनके जाने के बाद सेंट जीशांग कह रहे थे कि इस दुनिया में जस्टिस मिलना मुश्किल है, इसलिए हम इस दुनिया से कुछ ज्यादा ही शिकायतें हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते जो कि शुई के साथ फर्नेस में काम कर रहा था, और तभी उन्हें किसी चीज के टूटने की आवाज आई, इसलिए वो जल्दी से लियू शियान के रूम में पहुंच जाते हैं। चेनपिंग वहाँ आते ही लियू शियान उससे पूछने लगा कि क्या तुम मिस चेन को उसके एंसेस्टर के ग्रेव के पास लेके गए थे, जिस पर चेनपिंग कहता है हाँ मैं उसे माउंटेन पर लेके गया था। तभी लियू शियान उसे बताता है कि मिस चेन मुझे अपने साथ ले जाने वाली है, उसने फ्री में मेरी जान नहीं बचाई थी, इस जिंदगी के बदले अगले 20 सालों तक मुझे उसके साथ रहना होगा। तो चेनपिंग उसे नीचे लिटाते हुए कहने लगा कि फिलहाल तुम उसका टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी इंजुरीज हील नहीं होती तब तक मिस चेन तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगी। जिस पर लियू शियान कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेरी फिक्र होगी और मैं भी वहाँ पर सुकून से नहीं रह पाऊंगा। कम से कम मैं यहाँ होने के बाद तुम मेरा ध्यान तो रख सकते हो, मगर इस टाउन से बाहर जाने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खैर वैसे भी मैंने तो मौत से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार तुम्हें मौत को छू कर वापिस आया हूँ। तो चेनपिंग कहता है कि फिलहाल तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, तुम बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। हालांकि चेनपिंग भी लियू शियान के जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था, मगर ये बंदा कभी किसी को अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ गेटकीपर वांग अपने मास्टर को वाइन पिलाने में बिजी था कि तभी वहाँ पर लियार पहुँच जाता है। एल्डर वांग उसे लॉर्ड जैंग के बारे में पूछ रहे थे। वो कहते लियार बताओ कि तुमने फाइट में उसे खत्म तो नहीं कर दिया, जिस पर लियार कहने लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। मास्टर आपको लगता है कि बस मेरी फाउंडेशन कमजोर है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा कमजोर उसकी फाउंडेशन थी। अब यहाँ पर हमें लियार और लॉर्ड जैंग की उस जबरदस्त फाइट का मकसद पता चला। दरअसल वो दोनों भी ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, मगर उन दोनों की कल्टीवेशन फाउंडेशन कमजोर थी, और इस फाइट की मदद से दोनों भी अपने अपने फाउंडेशन को रिपेयर करने की कोशिश करने लगे, जिसमें लॉर्ड जैंग ऑलमोस्ट कामयाब हो गई। वहीं पर लियार अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। इधर गेटकीपर यांग भी अपने मास्टर को मस्का मारने लगा। वो कह रहा था कि मास्टर आपने लियार को ब्रेक थ्रू करने का एक मौका दिया था, प्लीज आप मुझे भी ऐसा ही एक मौका दीजिए, मैं भी अपनी तकदीर को आजमाना चाहूंगा। जिस पर एल्डर वांग कहते ठीक है, फिर तुम ड्रैगन सिटी के लॉर्ड नैन हुआ के साथ फाइट करो। गाइस ये वही बंदा है जिसे चेनपिंग ने घायल किया था। एल्डर वांग कहने लगे कि चाहे फाइट में तुम्हें मौत भी क्यों ना आए, लेकिन तुम कभी अपना सीक्रेट रिवील नहीं करोगे। अभी कौन से सीक्रेट की बात कर रहे थे ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। जिसके बाद गेटकीपर यांग उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर नान हुआ सो रहा था। उसके वहाँ से जाते ही लियार एल्डर वांग से कहने लगा कि पता नहीं आप मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों करते हो, भले ही वो कल्टीवेशन के मामले में इतना खास नहीं, मगर वो आपकी दिल से इज्जत करता है। जिस पर एल्डर वांग कहने लगे कि तुम भी कोई बहादुर नहीं हो, वैसे भी इस लाइफ में तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना तुम एक काम करो, स्मॉल टाउन बर्बाद होने से पहले ही अपने एक बच्चे को शानिया एकेडमी भेज दो, जिसके बाद तुम भी अपनी मनोज बीवी और अपने एक बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लियार एल्डर वांग से पूछने लगा कि सीनियर फिर आप यहाँ पर क्या करोगे। जिस पर एल्डर वांग कहती कि मैं यहाँ पर क्या ही करूँगा, बस मौत का इंतजार। उनकी बातों से लियार काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब लियार के वहाँ से जाते ही एल्डर वांग ने वहाँ पर एक स्पिरिट को समन कर लिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि माओ कुजान की ग्रैनी थी। एल्डर वांग कहते कि आज के बाद हम दोनों की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्मॉल टाउन की रिवर पर ध्यान देना। वही
वहीं पर माओ कुजान की ग्रानी कह रही थी कि मॉर्टल मुझे बस मेरे माओ कुजान से मिलने दीजिए, मैं उससे मिले बिना तो बिल्कुल भी रह नहीं सकती। ये सुनकर एल्डर वांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रही थी कि मैंने तुम्हारी सोल को रिस्टोर किया, इतना ही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। जिस पर ग्रैनी एल्डर वांग से कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ, आपने बस मेरे ग्रैंडसन माओ कुजान को देखकर ही मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप उसे जेनु माउंटेन के मास्टर के साथ क्यों भेज रहे हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा माओ कुजान इसी टाउन में रहे और आप ही उसके मास्टर बनो। उसकी बातें सुनकर एल्डर वांग ने गुस्से में आकर उस पर हेवनली प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो ग्रैनी तुरंत ही उनसे माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि प्लीज शांत हो जाए। तो एल्डर वांग उससे कहने लगी कि भले ही मेरी आंखों में अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए तो ईवल और नेक ये दोनों भी एक बराबर हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बुरी हरकतें पसंद आई। जब तुम जिंदा थी तब मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं, लेकिन अब मैं बस एक ही ख्याल में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। इसलिए आइंदा से मेरे सामने सोच समझकर मुंह खोला करो। अब सीधे जाकर उस ब्रिज पर ध्यान दो, वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी तुम उसकी मुझे खबर दोगी। तो ग्रैनी जल्दी से टाउन की ब्रिज की तरफ रवाना हो गई। एल्डर वांग देखते कि स्मॉल टाउन पर बहुत ही खतरनाक बादल घिरे हुए हैं। वो कहते कि अब जल्दी यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एंसेस्ट्रल ट्री से आवाजें आने लगी। एंसेस्टर कह रहे थे कि गॉड्स की फाइट में हमेशा मॉर्टल्स सफर करते हैं और अब तो यहाँ के सेंट भी इतने निकम्मे हैं कि वो इस कहर से टाउन को बचा नहीं पाएंगे। अब तो इस टाउन को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। उनकी बातें सुनकर एल्डर वांग को हंसी आ रही थी। वो कहने लगे कि तुम लोग तो बस उस पेड़ के अंदर छुप कर बातें कर सकते हो, बाकी तो तुमसे कुछ होगा नहीं। तुम लोगों में जरा भी काबिलियत नहीं थी, इसलिए तो तुम में से कोई सेंट नहीं बन पाया। स्मॉल टाउन में बारिश हो रही थी और उसी बारिश में सेंट जीशांग एल्डर वांग से मिलने पहुंच गए। एल्डर वांग कहते अरे वाह, ये तो एक रेयर विजिटर है, तो बताओ सेंट जीशांग आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? जिस पर सेंट जीशांग कहने लगे कि थोड़ी देर में चेनपिंग यहाँ आएगा, तो मुझे उससे थोड़ा काम था, साथ ही साथ मैं इस तूफान के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर वांग कहते कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मुझे लगा कि तुम तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो, तुम तो जोश से भरे हुए बेसब्रे कल्टीवेटर थे, मगर इतने सालों में तुमने आज तक कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं की, जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। ये तो तुम्हारे नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। ये सुनकर सेंट जीशांग को हंसी आ गई। वो कह रही थी कि शिकायतें तो मेरे पास बहुत है, बस फर्क इतना है कि मैं अपनी शिकायतों को जाहिर नहीं करता। एल्डर वांग कह रही थी कि मुझे तो तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, मगर तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में भी तुम्हारे मास्टर जैसी काबिलियत होगी। भले ही मैं तुम्हारे मास्टर जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं उस बंदे की जरा भी इज्जत नहीं करता। तो सेंट जीशांग कहते कि शायद आपको मेरे मास्टर की उस बात पर गुस्सा आया होगा जब उन्होंने इंसानों को ईवल बोला था। तो एल्डर वांग कहते कि हाँ, यही पर तुम्हारे मास्टर ने गलती कर दी। वो कुछ लोगों को जेंटलमैन तो कुछ को ईवल बोलते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसे भी लोग देखे जो कि अच्छे खासे कपड़े पहनकर जेंटलमैन बन के लोगों के साथ बुरे काम करते हैं। इसीलिए तो मुझे ईवल लोगों से ज्यादा इन पोलाइट लोगों से नफरत है। मैं तो ना ही अच्छा बंदा हूँ और ना ही बुरा, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छी इंसान हो, इसलिए हम दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। और उतने में ही चेनपिंग वहाँ पर पहुँच गया। वो सेंट जीशांग को एल्डर वांग के साथ देखकर थोड़ा सा चौंक गया था, जिसके बाद वो एल्डर वांग से कहता है कि सीनियर, उस दिन आपने एक मेथड का यूज करके मुझे हील किया, क्या आप उसी मेथड से मेरे दोस्त लियू शियान को हील कर सकते हो? उस बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब है। जो सुनकर एल्डर वांग कहते कि भला मुझे उससे क्या लेना देना। चेनपिंग तो उन्हें गोल्ड कॉइन्स देने के लिए भी तैयार था, मगर एल्डर वांग कहते कि फार्मेसी आज क्लोज हो चुकी है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो सेंट जीशांग कहते कि चेनपिंग तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो रास्ते में चेनपिंग को बताने लगे कि फिलहाल मेरे पास काफी सारा फ्री वक्त था, इसीलिए कुछ दिनों पहले जो तुमने मुझे स्नेक स्टोन भेजे थे उन्हें मैंने काफ किया। उससे मैंने 2 सील बनाए हैं, एक पर ऑफिशियल स्क्रिप्ट है और दूसरे पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट है। जिसके बाद उन्होंने वो दोनों जेड सील चेनपिंग के हवाले कर दिए। वो कह रही थी कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। वो चेनपिंग को बताने लगे कि ये सील काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इनका सही से यूज करो तो तुम माउंटेन एंड रिवर्स को भी हिला सकते हो। जिसके बाद वो इमोशनल होकर चेनपिंग के कंधे पर हाथ रख देते हैं। वो कह रही थी चेनपिंग, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जेंटलमैन हमेशा अच्छे नहीं होते, कभी कभार वो भी कमजोरों को हर्ट करते हैं। जिसके बाद वो चेनपिंग के हाथ में अपनी अम्ब्रेला देकर भीगते हुए वहाँ से जाने लगे। चेनपिंग समझ गया था कि सेंट जीशांग काफी ज्यादा परेशान है। वही दूसरी तरफ एल्डर वांग स्मोक करते हुए कहने लगे कि पता नहीं टेम्पल में मौजूद एंसेस्टर को हो क्या गया है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्हीं में से एक जानबूझकर सेंट जीशांग और उसके अकेडमी को टारगेट कर रहा है। काश मैं सालों पहले ही मारा जाता तो शायद आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। वही दूसरी
दूसरी तरफ सेंट जीशांग टाउन के ब्रिज पर पहुंच चुके थे। वो वहाँ टंगी हुई सोड से कह रही थी कि क्या सीनियर टाउन को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकती। और तभी उस सोड में से कुछ एनर्जी बाहर निकलते हुए वहाँ हम एक सेंटेस को देख पाते हैं। सेंट जीशांग उनकी खामोशी को देखकर कहने लगे कि शायद आप भी इस दुनिया से उकता गई हो। आप, मैं, हम सभी लोग इस दुनिया से निराश हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग घर वापस आ चुका था। तभी निंग्याओ ने उसे बताया कि चेनपिंग लियूशियान टाउन छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर चेनपिंग तुरंत एक पोटली उठाकर सीधे टाउन की तरफ भागने लगा। उसे पता था कि माउंटेन वाले रास्ते से वो लियूशियान को आसानी से कैच कर पाएगा। चेनपिंग काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि आज उसका जिगरी दोस्त हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। वो जोर जोर से लियूशियान को आवाजें देने लगा, इस उम्मीद में कि उसका दोस्त उसे सुन ले। अब चेनपिंग एक क्लिफ पर पहुंच चुका था और तभी उसे रास्ते से कैरेज गुजरती हुई नजर आई। चेनपिंग उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था मगर वो कैरेज वहाँ पर नहीं रुकती, इसलिए चेनपिंग बिना खुद की परवाह किए उस क्लिफ से नीचे उतरने लगा। उसे लियूशियान के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आ रहे थे। लियूशियान ने बचपन में उससे वादा किया था कि वो हमेशा चेनपिंग को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही लियूशियान के काफी सारे सपने थे। वो इस टाउन से बाहर जाकर पूरी दुनिया देखना चाहता था, लेकिन तकदीर ने उसे मिस चेन का गुलाम बना दिया। वहीं पर चेनपिंग उस क्लिफ से स्लिप होकर नीचे गिर गया। लियूशियान की कैरेज उसके एकदम सामने से गुजर गई, मगर वो कैरेज चेनपिंग के लिए वहाँ नहीं रुकती। लियूशियान से मिलने का ये आखिरी मौका भी चेनपिंग के हाथ से निकल गया। तब तक निंग्याओ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो चेनपिंग से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं, मगर इन्हीं पैसों का यूज करके तुम आगे चलकर अपने दोस्त से मिल पाओगे। अब देखते ही देखते पूरा स्मॉल टाउन बादलों से घिर गया। वहीं पर सेंट जीशांग टाउन में मौजूद एक होटल में जाकर ड्रिंक करने लगे। आज उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगा के इस टाउन को बचाना था। वहीं पर स्मॉल टाउन के लोग भी इस मौसम को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए, जिसके बाद हमें एक कांच की ग्लोब दिखाई जाती है जिस पर धीरे धीरे करके क्रैक्स पड़ने लगे थे। वेले कांच की ग्लोब कोई और नहीं बल्कि स्मॉल टाउन है। इधर जिगुई डर के मारे कांपने लगी। वो कह रही थी कि वो लोग आने वाले हैं, अब तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो सोंग जिनशिन उसे समझाने लगा कि चाहे आसमान ही टूट क्यों न पड़े, जब तक लॉर्ड ज़ैंग हमारे साथ है तब तक हमें कोई छू भी नहीं सकता। जिस पर जिगुई कहने लगी, नहीं, तुम्हारे अंकल भी इस कयामत को रोक नहीं सकते। और उसी वक्त सेंट जीशांग ने अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में वहाँ पर सेंट जीशांग का सेंट फॉर्म आ चुका था जो कि हद से ज्यादा शक्तिशाली है, और अब उन्होंने उस गोले को अपने हाथ में उठा लिया। इस स्मॉल टाउन का फ्यूचर अब सेंट जीशांग के हाथ में है। और इसी जबरदस्त सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।